चुप रहोगे तो लोग शंका की निगाह से देखेंगे। अगर चुप रहते हैं ना तो फिर सामने वाले को हम मौका देते हैं कि तुझे जो सोचना है सोचना, राइट? मैंने अभी आपसे पूछा आप कैसे हैं, तो आप चुप बैठे हैं, तो मुझे आपने कह दिया साले तुझे जो सोचना है सोचना, और मैंने सोचना शुरू कर दिया। जो चुपचाप बैठे उनके बारे में सोचना चालू कर दिया, क्योंकि सोचने पर पाबंदी नहीं। पाबंदी है कोई? नहीं। मैं क्या सोच रहा हूँ चुपचाप रहने वालों के बारे में बताऊं? बोलो बताऊं क्या? मैं सोच रहा हूँ कि ये सुबह सुबह अपनी बीवी से पिट के आया होगा स्टेशन। मुझे थोड़ी रोक सकते हो आपने, तो कुछ भी सोचूंगा। तो भगवान कसम मेरी बात का जवाब दे देना, नहीं तो उल्टा पुल्टा सोच लिया मैं बताऊं। इसलिए जो मैं कहता हूँ चुपचाप जवाब दे दो यार, लड़ाई खत्म। फिर मैं सोचूंगा, मैं पता नहीं क्या क्या बोलूंगा, किसके इंसल्ट हो जाएगी, बड़े समस्या में आ जाएंगे, राइट? तो कैसे हैं आप लोग? झक्कास। ठीक है आप सब लोग? यस। अच्छी नहीं है तो भी अच्छी ही बोलना। देखिए जीवन में कुछ लोग सोचते हैं कि मेरी जिंदगी बहुत खराब है, बहुत समस्याएं हैं, तो क्या पूरे दिन में रोना चालू कर देते हैं। जो भी आता कहता है बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ। जब बार बार आप ऐसा बोलते हो ना, तो सामने वाला आपके पास आना ही बंद कर देता है कि भैया मैं जाऊंगा तो फिर ये पूरी की पूरी टेप चलाए, तो जाना ही बंद कर देता है। इसलिए आप चाहते हैं कि दुनिया में लोग आपके नजदीक आए, तो आपको लगातार मुस्कुराते हुए बोलना पड़ेगा मजे में हूं, क्योंकि मजे में रहने वाले लोगों के पास सब लोग आते हैं, टेंशन वालों के पास कभी कोई नहीं आता। कभी क्या सुबह सुबह ऐसे आदमी के पास जाना पसंद करते हैं जो पूरे दिन भर रोता रहता है? सब बताओ। तो कहीं वो आदमी आप ही तो नहीं है? ये भी हमें डिस्कस करना पड़ेगा। हम सोच रहे हैं कि वो है और वो सोच रहा है कि ये, तो दोनों ही कंफ्यूज है कि वास्तव में प्रॉब्लम क्या है। तो मुस्कुराते रहेंगे और हमेशा अच्छा बोलते रहेंगे तो जीवन में अच्छा होना शुरू हो जाएगा। एक आदमी को बोला मुस्कुराओ, तो वो मुस्कुरा नहीं रहा। अरे मैंने 2-3 बार कहा है मुस्कुराना भाई, वो कह यार भाई साहब गजब कर रहे हो, कैसे मुस्कुराओ, समस्या ही इतनी ज्यादा है। मैंने कहा समस्या खत्म करना चाहता है? कहा हाँ। मैंने कहा एक ही इलाज, 10 मंजिल की बिल्डिंग पे जा, ऊपर चढ़, आज की आज भगवान कसम समस्या खत्म। ये समस्या इसलिए है क्योंकि हम जिंदा हैं। अगर हम मर गए होते तो कोई समस्या आती नहीं। तो जीवन में जिंदा रहना जरूरी है कि नहीं? यस। भगवान को रोज सुबह उठते ही 2 अगरबत्ती लगाओ और बोलो दुनिया की सारी समस्या दे देना, मारना मत। यस। क्या बोलोगे? मर गए तो फिर क्या समस्या, सारी समस्या खत्म। इसलिए जिंदा रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी बताया दिलीप जी ने कि मैं पहली बार आया हूँ, पहली बार आया। ये मेरी मिस्टेक है कि आप राजकुमार जी की मिस्टेक है, मुझे पता नहीं कि मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ। देखिए मैं तो पूरे हिंदुस्तान में एक भी स्टेट और एक भी डिस्ट्रिक्ट और एक भी तहसील ऐसी नहीं है जहाँ पर मेरी टीम ना हो, और हिंदुस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग में गया हूँ। लेकिन मजे की बात है मैं भिलौड़ा करने वाला और भिलौड़ा में लापता नहीं है, तो ये मेरे लिए शर्म का विषय है कि घर का विषय है। अभी बिल्कुल कंफ्यूज हूँ। खैर आपके साथ बातचीत चालू रहेगी तो बहुत मजा आने वाला है। ज्यादा टेंशन लेके नहीं बैठे कि कोई लेकर आ गया तो तुम्हें आपसे ज्वाइन करना ही पड़ेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। आपकी इच्छा है तो करना, इच्छा नहीं है तो मत करना। अब तक ही नहीं किया, क्या कर लिया आपने, वहां तो हो ही गया। इसलिए करना नहीं करना इस टेंशन को दूर रखो। इच्छा होगी तो कर लेना, इच्छा नहीं होगी तो नहीं करना। लेकिन मुझे आज ये पता है कि 45 मिनट में आज, अच्छा भैया मेरा भी ले लो ना, बहुत सबका ध्यान। जीवन में मौका मिले तो फोटो खींचना चाहिए कि खिंचवाना चाहिए? खिंचवाना चाहिए। तो जीवन में ऐसा कुछ करेंगे तभी लोग फोटो खींचेंगे, नहीं तो आप खींचते रह जाएंगे जिंदगी में।
आज मैं वो बात करने वाला हूं जिसमें दुनिया जहां आप खड़े हो जाए वहीं पर कैमरा लेकर आते हैं और आपका फोटो खींचना चालू करते हैं। तो 45 मिनट में आज आपके सामने बात करूंगा और ये 45 मिनट अब जो बीतने वाले हैं, पृथ्वी की कोई ताकत इन 45 मिनट को रोक नहीं सकती जो भी बीतने वाले हैं। आप कितने भी बलवान बन जाओ, शक्तिशाली बन जाओ, अरबों डॉलर कमा लो, लेकिन ये जो 45 मिनट अब जाने वाले हैं, इसे कोई पृथ्वी की ताकत रोक नहीं रोक पाएगा कोई। और 45 मिनट जो जाएंगे उसे तुम कितने भी सक्सेस हो जाओ वापस कभी ला नहीं पाओ। ये 45 मिनट जिंदगी में वापस कभी आएंगे ही नहीं, चाहे तुम कितनी भी ताकत लगा। तो जो चीज कभी आएगी ही नहीं उसे जी लेना चाहिए कि काट लेना चाहिए? जी लेना चाहिए। आप मुझे बताइए सहमत किस बात पे हैं? 45 मिनट जाएंगे वो कभी आएंगे ही नहीं, तो इन 45 मिनट को जी लेना चाहिए कि काट लेना चाहिए? पीछे वाले सहमत है? जी लेना चाहिए ना 45 मिनट, क्योंकि 45 मिनट जी लेंगे कब? जब हम खुल खिलाकर एक दूसरे को ज्ञान की वर्धन करेंगे। जो आपको पता है आप मुझे बताना, जो मुझे पता है मैं आपको बताऊंगा, और दोनों ही आनंददायक यात्रा 45 मिनट की हम करेंगे। आपको आंसर में आना है कि नहीं आना ये सेकेंडरी मैटर है, करना है कि नहीं करना ये थर्ड मैटर है। जो करना है कीजिए, लेकिन 45 मिनट जीतने की कोशिश कीजिए। तैयार हैं आप लोग? मेरा नाम मुकेश कोठारी है और मैं भीलवाड़ा से आया हूँ। भीलवाड़ा का ज्यादा परिचय देना इसलिए जरूरी नहीं है कि आप भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में बैठे हैं। 1973 में मेरा जन्म इसी भीलवाड़ा में हुआ। इसी भीलवाड़ा में मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई। मेरी एजुकेशन बीकॉम तक की है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं मैं। बीकॉम तक की एजुकेशन के बाद एक प्राइवेट नौकरी से मैंने अपना इकोनॉमिक करियर इसी भीलवाड़ा में चालू किया एज ए मार्केटिंग असिस्टेंट। एक कपड़े बनाने वाली कंपनी के अंदर मार्केटिंग असिस्टेंट के रूप में 750 रुपए की सैलरी से इसी भीलवाड़ा में मैंने अपना इकोनॉमिकल सफर चालू किया। 750 की नौकरी मैंने इसलिए की क्योंकि मेरे पिताजी करोड़पति थे। यस नो मैं तो फिक्स एक ही करवाऊं। कुछ लोग ऐसे आए हैं जैसे सत्यनारायण की कथा है और उन्हें हर चीज में स्वाद ही बोलते हैं। बोलो यार भाई, देखो आप एक्साइटेड है, मुझे पता है। देखो गुलाबपुर वाले का नाम मैं इंटरनेट पे देखता रहता हूँ, बहुत एक्साइटेड रहते हैं गुलाबपुर। लेकिन है ना आप ना वो पटना वालों से ज्यादा एक्साइटेड नहीं। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ पटना वालों के आप नजदीक भी, वो आपसे सुपर एक्साइटेड। आप तो आधा सुनकर यस कर रहे हैं, वो बिना सुने यस कर रहे थे क्या? मैंने कहा मेरा नाम यस, मैंने कहा बोलने तो लगे यस, फाइनल यस, हर चीज पे यस ही कर। तो जब वो बार यस कर रहे थे तो मैंने एक आदमी को, कैमरामैन को स्टेज पे बुलाया और मैंने कहा मैं इसलिए यस कराऊंगा तो वीडियो बना लेना। और मैंने सबको बातों में घुमाया और बातों में घुमाकर अचानक पूछा तो क्या मैं मान लूं कि आज से आपकी सारी प्रॉपर्टी मेरी? क्या वीडियो बना लिया मैंने, सबूत भी आ गया, फिर आप लोगों को जवाब नहीं दे पाऊं। इससे उल्टा पुल्टा पूछ दूंगा, कभी सोच समझ कर जवाब ऐसे हवा में जवाब नहीं देना मुझे। तो परिवार का बैकग्राउंड अच्छा नहीं था। मेरे फादर ने गुलाबरा में भी सर्विस की थी, गुलाबरा थाने के इंचार्ज रहे हैं। और जब मैं 9 साल का था मेरे फादर रिटायर होते थे, डिफेंस सर्विसेज में थे, पुलिस के। फिटनेस साथ नहीं दी थी, वक्त से पहले कंपल्सरी रिटायरमेंट लेना पड़ा। जब मैं 9 साल का था तो मेरे से ऊपर 5 भाई बहन हो, सभी स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे थे, मैं भी पढ़ रहा था। लेकिन सारे भाई बहन बड़ा आदमी बनना चाहते थे, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मुझे बनना है। मैं फिर भी पढ़ रहा था। एक दिन मैंने एनालिसिस किया कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, तो मुझे पता चला कि मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि मेरे पिताजी की हाइट 6 फीट 2 इंच है। बार बार पे गुस्सा आता है, ऊपर से वो फुटबॉल के खिलाड़ी। जब भी हम उनके नजदीक से निकलते थे तो 10 फीट की दूरी मेंटेन करते, किक तो वो चलते चलते ही मारते। और पिताजी ने क्लियर कट दे दिया था कि पढ़ेगा नहीं तो किक मार दिया जाए। तो हम इसलिए पढ़ रहे थे कि हमें किक नहीं खानी।
रोज स्कूल जाते थे, पढ़ रहे थे, पास भी हो जाते थे, लेकिन उद्देश्य क्लियर नहीं था। छठी क्लास तक आ गए, तब तक हमें पता नहीं था क्या करना। एक दिन हमारे पिताजी माताजी दोनों झगड़ा कर रहे थे। झगड़ा हिंदुस्तान में हर पति पत्नी करते हैं, नहीं करते हैं तो शंका होती है कि ये पति पत्नी भी है कि नहीं। पति पत्नी और झगड़ा न करें थोड़ी होता है, तो ये कुछ समझ में नहीं आता। कोई ज्यादा प्यार से रहता तो मुझे योगेश जी बहुत शंका होती है, ये दोनों आर्टिफिशियल कुछ झगड़ा कर रहे हैं। अगर असली पति पत्नी होते तो झगड़ा करते। असली पति पत्नी का तो है तो यही, मतलब यही तरीका है पता लगाने का कि ये झगड़ा करते कि नहीं। तो पति पत्नी झगड़ा कर रहे थे। हमारे इंडिया में भी पति पत्नी अक्सर झगड़ा करते हैं। पूरी पृथ्वी पर इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जहां पर सबसे कम तलाक होते हैं, लेकिन झगड़े सबसे ज्यादा होते हैं। सभी पति पत्नी राष्ट्र धर्म की तरह अपना झगड़ा करते हैं। रोज सुबह चालू कर देते हैं, शाम को सीज फायर, फिर सुबह फिर झगड़ा चालू, और ऐसे पूरी जिंदगी करते रहते हैं। सब कंफ्यूज रहते हैं कि यार ये क्या कर रहे हैं, इतना सारा क्यों झगड़ा कर रहे हैं। लेकिन हम एक परंपरा के मुताबिक झगड़ा करते रहते। तो हमारे माताजी पिताजी भी एक दिन झगड़ा कर रहे थे। पिताजी माताजी को डायलॉग बोल रहे थे। डायलॉग था, तूने इस महीने का बजट बिगाड़ दिया, तूने इस महीने का बजट बिगाड़ दिया। तो मुझे समझ में नहीं आया कि बजट क्या होता है, किसने बिगाड़ दिया, लेकर क्यों आए थे, गड़बड़ आइटम लाना ही नहीं चाहिए, बिगड़ कैसे गया। छठी क्लास में था, मैं समझता नहीं था। अभी किससे पूछे कि बजट होता क्या। पिताजी से तो पूछने की ताकत नहीं थी, क्योंकि पिताजी फुटबॉल भी खिलाड़ी। तो हमने पड़ोसी से जाके पूछा कि वैसा भी बजट क्या होता है। तो पड़ोसी ने कहा बजट का मतलब हिसाब किताब होता है, आमदनी से ज्यादा खर्चा हो जाता है तो बजट बिगड़ जाता है। तो मैंने उनसे कहा आमदनी कहाँ से आती है। तो आमदनी के तो कई तरीके हैं, लेकिन 3 प्रमुख तरीके हैं, नौकरी, बिजनेस और खेती। तो मैं सोचने लगा कि मैं क्या करूंगा। तो मेरे दिमाग में आया कि नौकरी के लिए तो उम्र चाहिए और पढ़ाई चाहिए, वो मेरे पास है नहीं। खेती के लिए जमीन चाहिए, वो हमारे पास है नहीं। बिजनेस ही एक तरीका है। तो छठी क्लास में मैंने अपना पहला बिजनेस चालू किया, पतंग की दुकान में। पैसे थे नहीं, पिताजी से मांग नहीं सकते थे। क्यों? पिताजी फुटबॉल के खिलाड़ी थे। तो हमने चॉकलेट खाना बंद कर दिया। 5 पैसे मिलते थे, 5 पैसे 7 दिन में एक बार चॉकलेट खाने के लिए। हमने 1 साल तक एक भी चॉकलेट नहीं खाई। 1 रुपया 60 पैसा इकट्ठा कर लिया, 1 रुपया 60 पैसा भाई से उधार लिया, 3 रुपए 20 पैसे से पतंग की दुकान लगाई। और पतंग की दुकान इतनी जोरदार चली कि 3 महीने में पैसे को डबल कर दिया। 3 महीने, छठी क्लास। जीवन में अनुभव सबसे बड़ा ज्ञान है। ये अनुभव जब लो तभी आ जाता है। ये अनुभव जब लो तभी आ जाता है, जब नहीं लो तो नहीं आता। कई बार आदमी 60 साल तक अनुभव नहीं लेता, तो 60 साल पर भी वो अनुभव ही नहीं होता। अनुभव ही लेने से आता है। कभी आपने देखा ना, एक बच्चा है जिसके पिताजी उसके बचपन में ही गुजर गए, तो उसने ज्यादा जिम्मेदारी ले ली, तो जल्दी मैच्योर हो गया। एक बच्चा था जिसके पिताजी खूब बड़े बिजनेसमैन थे और खूब 90 साल तक जिए। 45 साल तक तो बच्चे को पता ही नहीं चलने दिया कि कष्ट होता क्या है। तो बच्चे को 45 साल की एज में पता नहीं चला कि प्रॉब्लम क्या है। तो अनुभव लेने से ही आता। तो मुझे अनुभव आया कि व्यापार होता कैसे, और फिर मैंने कई व्यापार किए, चुप चुप के करता था। 5 बजे पिताजी आते थे बाहर से, तब तक मैं अपनी दुकान बंद कर देता, क्योंकि पिताजी से बहुत डर लगता था। पिताजी फुटबॉल के शौकीन, तो हम अपनी दुकान 5 बजे तक ही चलाते थे। अलग अलग तरह के कारोबार करते थे। राखी का सीजन आता तो हम राखी की दुकान लगा लेते थे, दिवाली पर पटाखों की दुकान, होली पर रंग की दुकान, और फुल टाइम हमने चालू की कंचों की दुकान। जानते हैं, मेरी उम्र के सब लोग जानते हैं, जो छोटे हैं उनको पता नहीं है। मेरी उम्र के सारे लोग कांच के ऐसे छोटे गोले कंचे की दुकान। मैंने कभी कंचे नहीं खेले थे, क्योंकि मुझे डे 1 से ही पता था कि कंचे का कोई फ्यूचर नहीं, क्योंकि कंचे का गेम ओलंपिक में तो है ही, इसका तो कोई फायदा है नहीं, हारना जीतना। तो हमने कंचे को कभी खेला नहीं, उसकी दुकान लगी, क्योंकि हमें पता है कि हारने वाला रोएगा, जीतने वाला हंसेगा, हम बेचने वाले बन जाते। बेचने वाला हर हाल में मुस्कुराए, कोई हारे चाहे जीते, बिकना उसका ही है।
ये पहले दिन क्लियर था और मैंने कल से का कारोबार चालू किया। 11वीं क्लास में मैंने एलपीजी सिलेंडर को ब्लैक करना भी चालू कर दिया। कोई गाइड देने वाला नहीं था, पिताजी से पूछ नहीं सकते थे। हमारी माँ ने गैस का सिलेंडर रिफिल कराने के लिए भेजा। उस समय एक फैमिली को 2 सिलेंडर मिलते थे महीने में। हमने माँ ने बुकिंग कराई, मैं सिलेंडर लेने गया। सिलेंडर लेने जहां गया वहां पर 2 आदमी पहले ही चर्चा कर रहे थे। एक आदमी कह रहा यार सिलेंडर देते, नंबर तो नहीं आया, बुकिंग नहीं कराई, लेकिन बहुत अर्जेंट है, मेरी बहन की शादी है। तो सिलेंडर वाला कह रहा था कि इतना ही अर्जेंट है तो 100 रुपए का सिलेंडर 200 का मिलेगा, 100 रुपए मिले। तभी मैंने डिसाइड कर लिया साला बिजनेस तो सिलेंडर का ही करूंगा। मैं जो भी देखता था डिसाइड कर देता था। अब राय तो ले नहीं सकते थे ना, मैं सब पता पिताजी को पता चल जाएगा जूते में। तो हमने सिलेंडर का व्यापार करना सोच लिया, लेकिन पता ही नहीं था कि सिलेंडर मिलते का। अगर आप मेरे पड़ोसी होते और मैं आपसे कहता सिलेंडर कहाँ मिलेंगे, तो आप मुझे क्या कहते? आप कहते गधे के बच्चे, उल्लू के पट्टे, पागल की औलाद, सिलेंडर मिलते नहीं, एजेंसी लेनी पड़ती है, सरकार के द्वारा मिलती है, चेक अलग पे लगता है, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होता है, तेरे बाप को भी नहीं मिलेगी। अगर मेरे पड़ोसी भगवान के सब आप होते तो भगा देते, लेकिन शुक्रगुजार हूं भगवान का, अल्लाह का कि साला आप पड़ोसी हैं। और हमारा कोई पड़ोसी टाइम नहीं, इधर भी कोई घर नहीं, उधर भी कोई घर नहीं। तो हमने पड़ोसी से नहीं दिमाग से पूछा सिलेंडर कहाँ मिलेंगे, तो दिमाग ने कहा मिलेंगे ना। तुम भी कभी दिल से पूछ कर नहीं। जीवन की हर समस्या का इलाज तुम्हारे पास है, लेकिन तुम इससे पूछने के बजाय पड़ोसी से पूछते हो, जो पड़ोसी तुम्हारे बारे में जानता ही नहीं, वो तुम्हें क्या राय देगा। अगर आपके पड़ोसी में इतना सा करके बताओ, देखो आपने मेरे से वादा किया है 45 मिनट मेरे साथ चाहिए, वादा किया ना, तो जो मैं कहता हूँ चुपचाप करना, इसमें आदमी ठीक रहेगा। करो इसको, बहुत प्यार से ऐसे हिलाते रहो, जाने तक हिलाते रहो, और आप इसको हिलाकर ऐसे मुंह के आगे रखो और इसे देखो हिलाते हुए, और मेरे साथ साथ बोलो मेरे पड़ोसी में, बहुत तेज बोलो, मेरे पड़ोसी में इतना सा भी दिमाग होता तो क्या वो मेरा पड़ोसी होता? क्या बोलो, बात एकदम सही बोलो, बात एकदम सही। आपके पड़ोसी में इतना सा भी दिमाग होता तो वो आपका कैसे होता? उनके सम्मान का पड़ोसी हमारा तो साला है ही इसलिए दिमाग नहीं। अब उससे जाकर आप क्या पूछोगे, बेचारा खुद समस्या में घुस गया होगा, वो नहीं बता पाएगा, इससे पूछना पड़ेगा। तो मेरे दिमाग ने मुझे बताया सिलेंडर मिल सकते हैं। हिंदुस्तान में फैमिली की परिभाषा ही गलत है, या हस्बैंड वाइफ को भी फैमिली कहते हैं। इंडिया में हस्बैंड वाइफ शादी होने के बाद क्या कहलाते हैं? उनके एक बच्चा होता है तो कितना क्या कहलाता है? 2 बच्चे हो जाए तो कितना कहलाता है? 6 हो जाए तो कितना कहलाता है? लालू यादव की तरह 13 हो जाए तो कितना कहलाता है? और 13 के बाद माँ बाप भी साथ में रहे तो क्या कहलाता है? और इंडिया का नियम क्या? एक फैमिली को 2 सिलेंडर, यानी साला 2 है तो भी 2, और 23 है तो भी 2। मेरे दिमाग में आइडिया आ गया, मैंने पूरे मोहल्ले में जिनके बच्चे नहीं हुए थे उनकी लिस्ट बना दी, क्योंकि मिलते तो भी उनको 2 थे, लेकिन काम उनके एक ही आता था। हम 11 बजे तक का वेट करते थे। 11 बजे जब वो लोग हस्बैंड लोग नौकरी पे चले जाते थे, उनसे तो बड़ा डर लगता था, आंटी अकेली घर पे बसती थी, तब हम जाके घंटी बजाते थे। आंटी बात आती थी, क्या है? मैंने कहा आंटी जी हर महीने नई साड़ी चाहिए। वो कहता पागल आदमी सुबह सुबह कहां से आ गया, हर महीने भी कोई नई साड़ी आ गई क्या? मैंने कहा परेशान मत होइए, अभी कौन सी आ रही है जो नुकसान हो जाएगा, पूछोगे तो तरीका बता देंगे। वो बताओ। तो मैंने कहा 2 सिलेंडर सरकार देती है, एक आप इस्तेमाल कर लेते हो, एक का क्या करते हो? तो काम सरकार से लेते ही नहीं। मैंने कहा यही गलती कर रहे हो, सरकार से दोनों ले लो, एक हमें दे दो तो 50 रुपए एक्स्ट्रा दे। आंटी बोलती ऐसा हो सकता है?
मैंने कहा योजना चल रही है, नाम लिखाओ। और फिर मोहल्ले में 70 सिलेंडर इकट्ठे कर डाले हमने। हमारा कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं, सिलेंडर उनका उनके घर पर। हमारे पास लिस्ट किसके पास सिलेंडर पड़े, जहां प्लेन में बिकते थे वहीं खड़े हो जाते थे। कोई उसे 200 बोलता था तो हम शर्ट खींच के देते थे, 250 में दिला दूंगा। और कहाँ मिलेगा, हम सप्लायर से मिला देते। सिलेंडर 100 रुपए का था, 50 रुपए उसको देना पड़ता था, हमारी कॉस्टिंग थी 150, 250 में बेचते थे, 25 रुपया मार्जिन एक सिलेंडर का। कब की बात कर रहा हूँ पता है? आज के 30-32 साल पहले की बात, जब लेबर की सैलरी 15 रुपए पर डे होती, अभी तो 400-500 है ना, 15 रुपए थी। तब हम एक सिलेंडर पे 25 कमाते। और जो डीलर था ना, जो सरकार से सिलेंडर लेकर बेचता था, उसका मार्जिन एक सिलेंडर पे 9 रुपए, हमारा 25। और हम 2-2.5 हजार रुपए 11वीं क्लास में कमा लेते। 11वीं क्लास में हमारे टीचर की सैलरी थी 1700, हमारी 2500। ये ऊपर आप जानने का। और ये मैं ऐसे यूं फेंकने के लिए झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप भिड़वड़ा के मुझे सोच सोच कर बोलना पड़ेगा एक एक लाइन। आप तो मेरे घर पे भी पहुंच सकते हो, पड़ोसी से भी मिल सकते हो। इसलिए जो बात बोलूंगा एकदम तर्क की चोट पर बोल रहा हूँ आपको। और 2500 रुपए कमाता था, टीवीएस चैंप मोपेड में स्टूडेंट करता था 11वीं क्लास में। हमारे स्कूल में राजेंद्र मार्ग में जो प्रिंसिपल थे, उनके पास थी लूना, हम थे टीवीएस चैंप मोपेड। प्रिंसिपल और स्कूल में हम दोनों साथ में घुसते थे, स्टूडेंट टॉप। ये हमारा रुतबा था। 11वीं क्लास में आ गए थे। पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल रुचि नहीं है, हमारी सारी मार्कशीट आप देख सकते हैं। कभी जीवन में फर्स्ट क्लास पास नहीं हुए, लेकिन जीवन में कभी फेल भी नहीं, क्योंकि हमें ये दोस्त का पता चल गया था। एक दिन हमने दिमाग से पूछा, बिना पढ़े कैसे पास हुए बता, तो दिमाग ने उसका तरीका भी बता दिया। दिमाग ने तरीका बताया, दिमाग के अनुसार हमने काम किया। हमने कहा बिना पढ़े पास होना है तो एक टेक्निक लगाया। मेरी जेब में 2-2.5 हजार रुपए रहते थे, जब मेरी दोस्त की जेब में 54 भी नहीं रहती। मेरे साथ जो भी रहता था, चाय नाश्ता समोसे कचौली परमानेंट उसको मिलते। और पूरी स्कूल चाहती थी कि मुकेश कोठारी का दोस्त बन जाए।